हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी चैप्टर 7 तक की वीडियो चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करें। मैंने हर सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपको वहां से सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फटाफट से आप लोग आंसर इसका बताएंगे जी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जिनको भी आंसर पता है फटाफट से नीचे कमेंट करते चलेंगे, हर बार की तरह इस बार भी। तो चलिए आप लोग आंसर को बताइए। ऑप्शन ए है आपका रियो डी जेनेरो में, क्योटो में, स्टॉकहोम में या न्यूयॉर्क में। फटाफट से बताएंगे आप लोग आंसर इसका। तो मैं बता दूं, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत से सम्मेलन किए गए हैं, इसके लिए बहुत से सुझाव किए गए हैं, प्रयास भी किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों जो आज पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती बन चुकी है, और जो प्रदूषण जो है आज विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। और पर्यावरण की जो संरक्षण हेतु 1970 से ही दशक से ही प्रयास किए जाने लगे हैं। और इसी में से आपका जो आता है ऑप्शन सी द राइट आंसर, स्टॉकहोम में। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। मैं आपको स्टॉकहोम के बारे में बता दूं कि ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका 1972 में हुआ था। 1972 जून के 1972 में हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये देखिए, आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में पर्यावरण पर सम्मेलनों के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श करने की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई। और 5 से 16 जून के बीच में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में जागरूकता बढ़ाने तथा पृथ्वी के साथ भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केवल एक पृथ्वी का उद्देश्य अंगीकार हुआ। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई। इसी सम्मेलन के बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय लिया गया और वायु प्रदूषण से संबंधित कानून बनाए गए। तो आपको मैंने स्टॉकहोम के बारे में कुछ जानकारियां दी, तो ये सभी जानकारियां जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये सब बात आपको याद रखना है। और यही जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने। और जो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योटो जो हुआ था, क्योटो जो आपका हुआ था 1997 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। क्योटो जो हुआ था आपको 1997 में हुआ था, और आप स्टॉकहोम 1972 में। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो ग्लोबल कॉमन्स का सूत्र किसने दिया? तो पहले आप लोग समझिए कि ये साझी होता क्या है। तो साझी का मतलब होता है, हम उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं वरन पूरे समुदाय का अधिकार होता है। कहने का मतलब कि जिस पर एक का नहीं पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं साझी। तो याद रखेंगे। तो साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, गैरेट हार्डिन ने। गैरेट हार्डिन ने, बिल्कुल सही। जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर जिस तरह से बताते हैं नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मैं आपको बता दूं, थर्ड का भी आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। टिहरी बांध आंदोलन जो है, आपको चिपको आंदोलन के बारे में पता होगा अच्छे से। और जो आपका यहाँ पर टिहरी बांध आंदोलन है, जो कि उत्तराखंड में के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और जो आपका भिलंगना नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो आप लोग याद रखेंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बांध है और एशिया का सबसे बड़ा। याद रखेंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना,
टिहरी बांध के बारे में बता रहा हूँ तथा पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना। बात आती है भूदान आंदोलन की, तो भूदान आंदोलन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। सन 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये भूमि सुधार आंदोलन था। तो मेधा पाटकर का संबंध जो था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो फटाफट से एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आ रही तो नो लिखिए कुछ। चलिए फटाफट से कमेंट आना चाहिए, समझ में आ रहा है सभी को। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बता देता हूं। चलिए पहले जहां क्वेश्चन आएगा वहां पे बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं हर वीडियो में आपके लिए छोड़ता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था, कब किया था? 1980 में किया था। 1980 में किया था। अब आपको इसका आंसर बताना होगा कि किस कमेटी ने किया था। कल के आंसर बताए हैं अमन कुमार ने आंसर बताया है, बिल्कुल सही अमन को जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसका आंसर अमन कुमार ने दिया सबसे पहले। तो आप लोग इसी तरह से आंसर देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको देना है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ऑप्शंस को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तिवारी कमेटी है, सिंघवी कमेटी है, जो है आपका सशत नाम कमेटी है, या आपका स्वर्ण सिंह कमेटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग का क्या शीर्षक है? चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। तो मैं बता दूं कि पर्यावरण तथा विकास जो सम्मेलन होता है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, और इसका जो क्या है, तो इसका जो मेन है जो शीर्षक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन बी द राइट आंसर। हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, यानी आप कह सकते हैं हमारा समान भविष्य। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो याद रखना है हमारा साझा भविष्य। मेरी एकदम कोशिश रहती है कि आपका जो है 80% कंसेप्ट जो होता है अभी पहले फर्स्ट बार में ही आपको क्लियर करा दिया जाए, फर्स्ट टाइम में ही आपको 80% क्वेश्चंस याद हो जाए। बाकी 20% क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि जब आप वीडियोस का रिवाइज कीजिएगा तब जाकर आपको फुल्ली याद हो जाएंगे। और कुछ ही देर में मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लोग बात कर रहे थे हमारा साझा भविष्य के बारे में। तो मैं आपको बता दूं पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, स्टॉक जो यहाँ पर, और जो इसका रिपोर्ट था, रिपोर्ट का शीर्षक यही था हमारा साझा भविष्य। मतलब आयोग ने इस बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसका शीर्षक था हमारा समान भविष्य या हमारा साझा भविष्य। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट करते चलिए, और फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जिनका भी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। याद रखेंगे डॉक्टर घाली ने। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर घाली ने। और जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डे जेनेरियो में 3 से 14 जून के बीच में 1992 में हुआ था। और जो आपका UNCED होता है, आप UNCED, जो आपका UNCED होता है जिसे आप कहते हैं पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो UNCED होता है वो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में एक चार्ट दिखाता हूं, अच्छे से आप समझ जाइएगा। तो मैं आपको UNCED के बारे में बता दूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन 1992 में किया गया था, जिसका मैंने जो आप डॉक्टर घाली कह सकते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ही अन्य नाम है। तो आप समझिए ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 170 राष्ट्रों द्वारा जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे 1994 में कार्यरूप दिया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा। और इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक
अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 नामक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे: तापमान नियंत्रण के लिए, वनीय संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण तथा टिकाऊ विकास आदि। तो मैं जब आप लोग का जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आपको पुट किए हुए रहेंगे, तो सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर क्लियर है, डॉक्टर घाली। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए है सभी राज्य साक्षी संपदा का शोषण कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा या दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें। डी था एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की स्वेच्छा पर। तो मैं बता दूं 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखें, यही इसका जो था निश्चित किया गया था। इसमें जैसा कि मैंने आपको 4 टर्म से बताएं, तापमान नियंत्रण, वनीय संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण तथा टिकाऊ विकास, यही जो था इस सम्मेलन का निम्नलिखित जो 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी जिनका जिनका बिल्कुल सही है, जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और आप लोग देखिए, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे, कम से कम अपने 2 दोस्तों को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर किया कीजिए। कम से कम अपने 2 दोस्तों को वीडियो को जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। मेरे पास नोटिफिकेशन आता है हर मंथ में कितना शेयर मिला हमको, तो हमें पता चलता है कि आप लोगों ने शेयर किया था। इस मंथ हमें अबाउट 600 प्लस शेयर मिला है। तो इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहें वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व है कि ऑप्शन है विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए, राज्य नदियों के पानी के प्रदूषण रोकें, एजेंडा 21 के सूत्रों का पालन अनिवार्य है, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जानकारी को प्रचारित किया जाए। तो मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको शुरू में ही बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो मैंने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको शुरू में बताया था। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग बता दीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था 1997 में हुआ था। मैं बता दूं कुछ टर्म्स इसके बारे में। जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जो होता है, उनको प्रतिबद्ध किया जाता है कि कम कीजिए। और क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में 11 दिसंबर 1997 को, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया इसके बारे में, 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा मित्रों। सभी को पता चल गया होगा। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर। चलिए विषैली गैसों की मात्रा को सीमित किया जाए। जो ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसी को कम किया जाए, कम करने के लिए जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल दायित्व रखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। सभी को समझ में आ रही है? अगर किसी तरह की कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके हमें बताया कीजिए, ताकि आप लोग की जो होगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि ऑप्शन है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जाए, विश्व में ताप वृद्धि को सीमित किया जाए, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए, मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है 10 का आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। जैव विविधता संधि का उद्देश्य क्या है? मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाए। तो जिनका भी ऑप्शन डी था बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल अच्छा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। और जिनका ऑप्शन जो था ऑप्शन बी था वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, डी सही है, मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं व वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा मैंने आपको बताया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो 11 का आंसर मैं आपको बता दूं कि हो जाएगा आपका बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो चिपको आंदोलन था आपका, ये पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जब उस समय जो उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का भाग था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और वे राज्य वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, इसीलिए चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। मेन जो एम था इसका, मेन जो इसका उद्देश्य था, तो आपका वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। और दोस्तों प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। टेहरी बांध
बांध का विरोध करने के पीछे कारण है। तो टिहरी बांध के बारे में मैं बता दूं, टिहरी बांध जो हुआ था आपका, ये टिहरी बांध परियोजना जो है, इसमें जो मतलब इसका मेन जो मतलब विरोध करने का कारण क्या है, पहले तो आपको जाने होंगे कि टिहरी बांध परियोजना जो है वो कब शुरू किया गया। तो मैं बता दूं कि इस परियोजना का जो सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनेक पर्यावरण विदों ने कई आधारों पर विरोध किया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे और उसके आसपास 23 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलमग्न कर देगा, जिससे जो होते हैं आपके बहुत भारी मात्रा में लोग विस्थापित हो जाएंगे। और इस मतलब इसमें भूमि का भी जो होगा, भूमि जो होता है वो भी कृषि का भूमि जो होगा वो पानी का जलाशय का भेंट चढ़ जाएगा। तो ये सब जो होता है, ऐसे भी जो देखिए बांध जो बनाया जाता है तो बांध में आपका वहां का जो जितने भी जनसंख्या होते हैं उन्हें विस्थापित होना ही पड़ता है। और वहां का जो एक और था कि लोग विस्थापित करने के बाद जो लोगों का था वो उनका पूर्णवास मतलब उनको एक जगह फिर से उनको स्थापित करना था। तो ये सब एक तरह से वहां पर समस्याएं पैदा हो रही थी। तो आप कह सकते हैं, और ये भी समस्या थी कि ऐसा माना जाता था कि जो वहां का जो जमीन था वो वहां पर ज्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं, और वो भी 8 की तीव्रता से भूकंप आया। और टिहरी बांध अगर टूट गया तो समझिए कि वहां का जितना भी इलाका होगा वो सब क्या हो जाएगा, तो पूरा जलमग्न हो जाएगा। पानी को अगर पूरा एकदम भरा रहेगा और वहां पर भूकंप अगर 8 की तीव्रता से आया ना, तो वो अगर टूट गया टिहरी बांध तो वहां का जो बहुत भारी मात्रा में जो एरिया है, क्षेत्र है, वो सब क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस आपके पास सामने है। इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या पैदा होगी। तो ये भी सही बात है दोस्तों, टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे का एक कारण ये भी था। ऑप्शन बी है, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकती है। तो ऑप्शन बी भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि भूकंप आएगा तो ऊंचाई से बहुत जोर से, यानी इतना तो सटीक नहीं है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने वाला है नहीं। ऑप्शन डी है, इस पर अत्यधिक धन खर्चा होगा। तो धन खर्च होगा तो उससे ज्यादा तो बिजली भी पैदा होगा। यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे जो मुख्य कारण था कि ज्यादा लोग विस्थापित हो जाएंगे और पुनर्वास की जो होती है समस्या जो होगी वो पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, 1900, सभी को समझ में आ रही है अच्छे से ना? अच्छे से समझ में आ रही है, पूरी डिस्कशन के साथ कराई जा रही है ताकि आप लोगों का जो होगा इसी के साथ सब्जेक्टिव भी कराया जाए। और मैं जो छोटे छोटे टर्म्स बताता हूँ ये सभी अपने आप में क्वेश्चन ही होते हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ सुनिए और ताकि आप अच्छा कर सके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन, तो देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका जो हुआ था 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से देश आते हैं आपको पता ही होगा, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन, ये सब आता है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज्यादा जो खतरा है इसमें से ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से बहुत ज्यादा अधिक खतरा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो आपको पता होगा 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो 15 का आपका राइट आंसर होने वाला है रियो डी जेनेरियो के बारे में मैंने आपको बताया, और 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं। तो 1992 का जो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1992 का, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया। नहीं, ऑप्शन बी जिनका है बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन बी द राइट आंसर, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं 16 का भी आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस से वैश्विक ताप वृद्धि से मतलब क्या है, तो रिलेटेड रखता है। और इसीलिए आपका जो मैंने हुआ था क्योटो, मैंने आपको बताया था क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था, क्योटो कॉन्फ्रेंस वो 1992 में हुआ था, सॉरी 1997 में हुआ था। और इसका जो मुख्य मकसद था यही सब, जो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनका उपयोग कम करने के लिए। तो वैश्विक ताप वृद्धि से इससे जो होता है वैश्विक ताप वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण
को नुकसान, एक मिनट, नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? ऑप्शन ए है गामा रे, एक्सरे, इंफ्रारेड रे या अल्ट्रा वायलेट रे। तो मैं आपको बता दूं 17 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रे के कारण जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रे के कारण जो होता है ओजोन परत में छिद्र भी होता है और इससे जो होता है पृथ्वी के वातावरण को नुकसान भी पहुंचता है और इससे ज्यादा मात्रा में जो आपके कैंसर्स होते हैं, ये सब बीमारी उत्पन्न होते हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं ये आपके फ्रिज, एसी, कूलर, जितना भी आप, यहाँ तक कि आप जो परफ्यूम यूज करते हैं उससे भी निकलते हैं, जो कि ओजोन परत को क्या करते हैं, तो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? तो ऑप्शन ए है रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है एम्नेस्टी इंटरनेशनल, सी है यूनिसेफ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको 19 का राइट आंसर बिल्कुल सही साथियों, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन वाला यूनिसेफ, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो इसका तो आंसर भाई आप लोग को पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? फटाफट से आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और ओजोन परत से मैंने आपको बताया था कि आंसर होता है, सब आप याद रखेंगे। चलिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरा विश्व में मनाया जाता है, विश्व नाम ही है। तो ये जो होता है वैश्विक स्तर पे मनाया जाने वाला जो है वो एक तरह से सामाजिक जागृति लाने वाला दिवस है। और इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी, 1972 में। मैंने आपको शुरू में बताया था 1972 के किस सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और स्टॉकहोम सम्मेलन में एक और शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का भी निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद नहीं है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझिए एक फीस के तौर पे, क्योंकि फीस तो यहाँ पर लगने वाला है नहीं, तो एक फीस के तौर पे आप समझिए कि मतलब आपको 2 स्टूडेंट को जोड़ना है, अपने दो स्टूडेंट के अपने 2 दोस्तों को जोड़ना है। तो प्लीज आप लोग इतना मेरे लिए कीजिए, 2 दोस्तों को जरूर से जरूर चैनल से जोड़िए। और जो लोग जोड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद नहीं है तो आप याद रखिएगा सुनीता नारायण, ये भी पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन को देखिए, अरविंद केजरीवाल आपके जो है वो दिल्ली के सीएम है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर, यही जो है पर्यावरणविद नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन के और बढ़ चुके हैं। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 1955 ईस्वी में किस शहर में 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ? एफ्रो एशियाई सम्मेलन मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है जकार्ता में, बादुंग में, सिंगापुर में या हांगकांग में। तो ऐसे तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बादुंग में। बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही। ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा आप लोग का, इसलिए मैं फटाफट से आप लोग का कराते चल रहा हूँ। और नीचे आप लोग कमेंट करते चलेंगे, धराधर से आप लोग कमेंट करेंगे। और जितना भी कमेंट का वो सिलसिला नहीं थमना चाहिए। जिनको वीडियो ना समझ में आए तो प्लीज वीडियो हमें कमेंट में बताया करें कि हमको समझ में नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, इस तरह से आप लोग बताया कीजिए। और इस क्वेश्चंस का जो होगा पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस मतलब इस वीडियो का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो वहां पे मिल जाएगा, उनको मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, बादुंग में। और दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का वायु प्रदूषित नगर है? भारत का वायु प्रदूषित नगर है, ऑप्शन ए है मुंबई, कोलकाता,
और कानपुर और सभी नगर। तो यहाँ अगर पटना भी दिया रहता ना, तो आप पटना तो ऐसे जो हमारा जो है जिला है, तो पटना भी अगर दिया रहता तो पटना को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषित नगर में मतलब मानते हैं। यानी 23 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, सभी नगर। सभी नगर यानी कि आपका जो यहाँ पर है, जो जितने भी नगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है आपके वायु प्रदूषित नगर हैं। और ये जो प्रदूषण की जो समस्या होती है दोस्तों, ये प्रदूषण की समस्या बहुत ही एक जटिल समस्या है। प्रदूषण होता कैसे है? तो जब जो हम लोग होते हैं, जब व्यक्ति होता है जो अपना विकासात्मक क्रियाओं के चलते हम लोग अपने सोचते हैं विकास करने के लिए, प्रकृति की निर्मलता, स्वच्छता व संतुलन भंग हो जाता है, तो इसके जो मतलब परिणाम स्वरूप रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, तो हमें प्रदूषण मिल जाता है, प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसा अभी कोरोना महामारी के कारण प्रदूषण कम हुआ है बहुत ज्यादा, जैसे गाड़ियों का चलना जो हुआ, परिवहन कम हुआ, परिचालन कम हुआ, जिसके कारण प्रदूषण में बहुत ज्यादा डिक्रीजन आई है। प्रदूषण के बहुत से प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, खनन प्रदूषण, बहुत से प्रदूषण है। तो आपको ये सभी के बारे में याद रखना है। बांधों, जलाशयों, चलते द्वारा जो होता है प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, औद्योगिक संयंत्र प्रदूषण। तो जो मेन आपको याद रखना होगा, ये सब याद रखिएगा कौन कौन से प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के मेन कारण जो होते हैं, गैस जो होता है, खनिज तत्वों के कण, ये सब जो होते हैं वायु प्रदूषण के मेन कारण होते हैं। कार्बन जो होता है, कार्बन का कण होता है। जल प्रदूषण भी आपका एक बहुत बड़ी समस्या है। जल प्रदूषण में जो होता है, मृत जीव जंतुओं को मल मूत्र सब होता है, कूड़ा करकट हम लोग जल में छोड़ देते हैं। तो ये सब आपका जो हो गया प्रदूषण का बहुत ही बड़ा मतलब मेन जो है जटिल समस्या है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी याद कर लीजिएगा, भूमि प्रदूषण के बारे में पता कर लीजिएगा। और जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन सभी के बारे में एक शॉर्ट नोट जरूर से जरूर लाऊंगा और सभी का कंसेप्ट में क्लियर करा दूंगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग जल्द ही शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने बहुत से चैप्टर्स को क्लियर कर चुका है। तब धीरे धीरे हम लोग की सब्जेक्टिव की तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर चैनल से जोड़ने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा। हम भी आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं अगर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो, क्योंकि बच्चे आते हैं तो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। और बात भी ऐसा है, क्योंकि देखिए मैं साइंस की भी मैंने वीडियोस किए, बट साइंस की वीडियोस भी चली, अच्छा खासा चली हैं और उसमें भी व्यूज आए हैं। बट क्या होता है कि जो मतलब आप लोगों का ज्यादा कमेंट आने लगा, इसलिए मैंने आर्ट्स के बारे में मतलब आर्ट्स की क्लासेस ज्यादा तौर पे उसको मतलब प्रथम प्राथमिकता देकर आप लोग की क्लासेस करानी शुरू कर दी। तो इसलिए आप लोग के भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को जरूर मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें उत्साह मिलता है, हमें जो होता है वो एनर्जी मिलता है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। तो टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, सी यू अगेन। चलिए सी यू क्या, चलिए ओके बाय।